Good morning, everyone. Today we are going to study our chapter first, some basic concept of chemistry. In this chapter, we have already studied about the matter and its classification. We have also seen some measuring techniques and units. Now, in this chapter, we are going to study some scientific notations and some law of chemical combination. So, our first topic is uncertainty in measurement. Many a time in the study of chemistry, one has to deal with experimental data as well as theoretical calculations. There are meaningful ways to handle the numbers conveniently and present the data realistically with certain to the extent possible. केमिस्ट्री के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उससे आने वाला डेटा हमें कंपेयर करना होता है जो हमारा थ्योरेटिकल डेटा होता है. समटाइम्स वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकलता है, समटाइम्स कुछ वैल्यूज़ अप एंड डाउन्स भी हो जाती है, ठीक है. बट जब हमारे पास पर्टिकुलर केमिकल है, पर्टिकुलर ग्राम अवेलेबल है, तो वाई दी वैल्यूज़ आर गोइंग अप एंड डाउन. तो इसी चीज़ को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं जो वैल्यूज़ एग्जैक्ट ना आकर, अप्रॉक्स भी नहीं आकर अप एंड डाउन में जा रही है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन. एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स which have extremely low masses and are present in extremely large numbers. A chemist has to deal with numbers as large as 602, 200,000 and so on for the molecule of 2 gram of hydrogen gas. केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या है? एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके मासेस के बारे में. ओके, बट एक पर्टिकुलर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर इतना सारा अमाउंट आप मॉलिक्यूल्स का देख सकते हो, या फिर हाइड्रोजन एटम के अंदर 0.000 टू द पावर 10 टू द पावर 16 और समथिंग 166 ग्राम मास प्रेजेंट होता है वन हाइड्रोजन एटम के अंदर. तो इस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे? सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट्स सच एज प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, चार्जेस ऑन पार्टिकल एसेट्रा इन्वॉल्व नंबर ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड. जो हमने ऊपर वैल्यूज़ देखी, वही वैल्यूज़ जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, लाइक प्लांक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उनकी वैल्यू होती है, तो उनके लिए भी इसी टाइप की वैल्यूज़ आती हैं. तो उनको हम सॉल्व कैसे करें? It may look funny for a moment to write or count numbers involving so many zeros, but it offers a real challenge to do simple mathematical operations of addition, subtraction, multiplication or division with such numbers. देखने में तो ऐसा लगता है कि हम ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतनी हमें एक दो वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना होता है. रेगुलरली हमें n नंबर्स ऑफ वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है. सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपके पास इस टाइप की वैल्यूज़ होंगी तो. देन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन. तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन, उसके हेल्प से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. क्या करके? एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज़ करके, इन विच any number can be represented in the form capital N into 10 to the power minus n. कोई भी नंबर जो इतनी बड़ी वैल्यूज़ रखता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो पर्टिकुलर ये फॉर्मूला हमको दे रखा है कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n, इसका यूज़ करके, वेयर स्मॉल n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ एंड कैपिटल N इज अ नंबर which varies between 1 and 9.999 and so on. जो ये हमारा वैल्यू है, हमारे पास स्मॉल n क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सपोनेंट के अंदर. और कैपिटल N क्या है? जो नंबर्स हमारे होते हैं डिजिट्स के अंदर, 1 या फिर 1.2, 1.3, 8.5, इस टाइप की वैल्यू हम ले सकते हैं कितनी भी. Thus we can write 232.508. अब एग्जाम्पल के लिए इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम, जो ये साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2.32508 इंटू 10 टू द पावर 2. हमने क्या करा? डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दिया.
लेफ्ट में 2 प्लेसेस, और वहीं पे हमने उस 2 प्लेस को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 10⁻², के अंदर. ओके, सेम is the exponent of 10 in the scientific notation to the left by 2 places, and same is the exponent of 10 in the scientific notation. Similarly, 0.00016 can be written as 1.6 into 10⁻⁻4. अब यहाँ डेसिमल की बाद वाले डिजिट को हम आगे ले आए हैं, राइट में शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू 10⁻⁻4, यानी कि डेसिमल से पहले आप शिफ्ट कर रहे हो. ठीक है, तो वो प्लस में जाएगा, और डेसिमल के बाद वाली डिजिट को आप शिफ्ट कर रहे हो तो नेगेटिव में हो जाएगा एक्सपोनेंट के अंदर. While performing mathematical operations on numbers expressed in scientific notation, the following point are to be kept in mind. जब भी आप ये scientific notation को यूज़ करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होता है. These points are like जब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे हैं तो these two ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर. जैसे मैथ्स में आप एक्सपोनेंशियल नंबर को सॉल्व करते हो, लाइक बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है ना. पावर्स इक्वल होती हैं, बेस अलग होते हैं तो हम बेस को ऐड कर देते हैं. इसके अलावा हम देखें डिवीजन में आता है जब 10⁻² है और नीचे 10⁻4 है तो हम क्या लिखेंगे इसको सिंपल वे में 10⁻2-4. नीचे की वैल्यू जब ऊपर जाती है तो वो नेगेटिव में चली जाती है, राइट. तो यही रूल्स जो मैथ्स के हैं वही हम साइंटिफिक नोटेशन में यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या करेंगे, फॉर दीज टू ऑपरेशन फर्स्ट द नंबर आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट. हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जिनमें जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें पर्टिकुलर नंबर्स को सेम एक्सपोनेंट के अंदर चेंज करना होता है. एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए 6.65 इंटू 10⁻4 और सेकेंड डिजिट है हमारे पास 8.95 इंटू 10⁻3. ओके, तो यहाँ पे 10⁻4 आ रहा है एक डिजिट के अंदर, दूसरे डिजिट में 10⁻3 आ रहा है. तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोनों को सेम पावर्स के अंदर चेंज कर दिया. कैसे, डेसिमल को आप शिफ्ट कर सकते हो आगे या पीछे, राइट में या लेफ्ट में, उससे कोई इशू नहीं होगा. शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा, आपकी डेसिमल की वैल्यू दैट मीन्स कि एक्सपोनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना. तो यहाँ पे हमने 6.65 इंटू 10⁻4 ही लिया है, बट 8 को डेसिमल के बाद शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी 10⁻3 किस में चेंज हो गई है, 10⁻4 में, है ना. और इस तरीके से हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर. अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज़ सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट. जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा बहुत वैल्यूज चेंज आती है थ्योरेटिकल वैल्यू से, राइट, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं. बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द स्किल ऑफ द पर्सन. कोई ऐसा पर्सन जो रोज़ाना यही काम करता है, लाइक केमिकल एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करता है, तो उसकी वैल्यू तो एक्यूरेट आ सकती है, ठीक है, बट कोई नया पर्सन अगर आएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है. सिमिलर वे में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं. जैसे एग्जाम्पल के लिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस. 2 टाइप के बैलेंस हैं जिससे मास पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं. एक है प्लेटफॉर्म बैलेंस, सेकंड है एनालिटिकल बैलेंस. तो जब आप एनालिटिकल बैलेंस के थ्रू डिजिट कैलकुलेशन करते हो या फिर मास फाइंड आउट करते हो तो आपकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आती है, बट प्लेटफॉर्म बैलेंस से उस वैल्यू में स्लाइटली चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है. तो इस वजह से भी वैल्यूज़ डिफर हो जाती हैं. सो the uncertainty in the experiment or the calculate value is indicated by mentioning the number of significant figures. तो ये जो चेंजेस आते हैं इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद सर्टेनली +1 विच इज़ एस्टिमेट और अनसर्टेन. यानी कि जो भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसके साथ +-1 लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अप्रॉक्स वैल्यू हमारे पास आ जाती है. कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है. लाइक 285 है तो यहाँ पे
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, बट 0.25 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि जितने भी नॉन ज़ीरो फिगर्स होंगी वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है 0 प्रिसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा था 285, बट 0.25 में 2 सिग्निफिकेंट है और 285 में 3 है। तो इसी तरीके से 0 के बाद आने वाली डिजिट को हम कंसिडर नहीं करते, मतलब 0 के बाद आने वाली डिजिट को ही कंसिडर करते हैं, 0 को कंसिडर नहीं करते हैं। तो 0.03 के अंदर ओनली 1 सिग्निफिकेंट है और 0.0052 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है हमारा जीरोज बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो लाइक 2.005, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी आपके पास। फिफ्थ है 0 एट द एंड, जैसे 0.200 लग गया तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 400 लग गया तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे। नेक्स्ट है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 बॉल और 20x हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लाइक हमने 2 लिखा है सिर्फ, तो 2 के साथ कितनी भी आप ज़ीरो लगा सकते हो, 20 के साथ आप कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हो डेसिमल लगाने के बाद। तो इसके लिए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स मिल जाते हैं। तो इन नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जो साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर डिजिट्स लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। लाइक हमने 10 टू द पावर 2 में लिखा था, 4 में लिखा था, तो ये एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। एक ही चीज़ को, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते रहो क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, या फिर 3 बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उसमें तीनों में अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है या फिर रिपीट हो रही है, तो वो चीज़ होती है प्रिसीजन। क्लोजनेस, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे आप पास पहुंच गए हो जब आप एक ही एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार रिपीट करते हो और आपके पास सेम वैल्यू आ जाती है। ओके, बट एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे आप क्लोजनेस दिखा रहे हो तो वो क्या है, एक्यूरेसी है। लाइक अगर मेरा रिजल्ट आ रहा है 4 ग्राम ओके किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, जब मैं प्रिसाइज यानी कि बार बार रिपीट करती हूँ तो मेरा 3.5 3.5 3.5 ही आएगा, तो ये क्या हो गई, क्लोजनेस, ये हो गया प्रिसीजन। बट मेरा अगर 4 आंसर आना चाहिए और मेरा आंसर आ रहा है 3.9, तो ये क्या हो गई, एक्यूरेसी। ओके, तो यहाँ पे आप दे सकते हो मेजरमेंट करते हैं, स्टूडेंट ए ने किया है, स्टूडेंट बी ने किया है, स्टूडेंट सी ने किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ने 1.95 1.93, उसका एवरेज आया 1.940। स्टूडेंट बी ने किया 1.94 2.05, उसका एवरेज आया 1.995। बट स्टूडेंट सी ने किया 2.01 और 1.99, तो उसका एवरेज आया 2। तो यानी कि एक्यूरेसी किस में है, स्टूडेंट सी के अंदर, और प्रिसीजन किस में है, स्टूडेंट बी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 आपको पॉइंट्स से रखे हैं, 12.11 18.0 1.012। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद हमारी कितनी डिजिट्स हैं, राइट। तो जैसे here 18.0 has only 1 digit after the decimal point and the result should be reported only up to the 1 digit after the decimal point। अगर हमने मिनिमम वैल्यू जो हमारी है, मतलब सबसे क्लोजनेस वाली वैल्यू जो ली है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट को कंसिडर करेंगे। अगर हमारी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही है तो हम रिजल्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट को कंसिडर करेंगे, और अगर हमारी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रही है तो हम पॉइंट के 3 डिजिट बाद रिजल्ट को कंसिडर करेंगे। जैसे ये 3 डिजिट्स हैं 12.11 18.1 1.012। अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है इन तीनों का तो हमने 18.0 भी लिया है, तो यहाँ पे 13.1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम ये 18 वाला नहीं लेते हैं तो 12.11 और 1.012, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला शो करेगा, क्योंकि हमारी मिनिमम डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद 2 है। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, बट
इस पर्टिकुलर मेजरमेंट के अंदर जो हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं, एक्यूरेसी पढ़ रहे हैं, प्रिसीजन पढ़ रहे हैं, इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 2.5 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.5 का क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद, अगर हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट पॉइंट के बाद 1 डिजिट के साथ किया है तो हमारा रिजल्ट हम 1 डिजिट के साथ ही शो करेंगे। अगर हमने अपना एक्सपेरिमेंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट के साथ रिप्रेजेंट किया है तो हम उसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट के साथ ही रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे while limiting the result to the required number of significant figure as done in the above mathematical operation, one has to keep in mind the following points। कुछ पॉइंट्स हैं आपको यहाँ को ध्यान रखने हैं। if the right mode digits to be removed is more than 5, अगर राइट में 5 डिजिट से ज़्यादा हो गए, the preceding number is increased by 1, तो हम क्या करेंगे, 5 डिजिट्स यानी कि पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा डिजिट्स हो गई है तो हम उससे पहले वाली डिजिट को एक बढ़ा देते हैं। लाइक 1.386 है तो हम उसको 1.39 कर देते हैं। इफ़ द राइट मोड डिजिट्स टू बी रिमूव इज लेस देन 5, अगर 5 से कम है, ठीक है, जैसे यहाँ 386 आ रहा था ना, तो 6 तो 5 से ज़्यादा होता है तो हमने उसको 39 रिप्रेजेंट कर दिया उससे पहले वाली को। अगर हमने रिमूव करना है यानी कि 5 से कम है, 4 है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 4.33 ही लिखेंगे, यानी कि जो उससे पहले वाली वैल्यू है वही का वही आपको एज इट इज़ लिख देना है। थर्ड थिंग है, इफ़ द राइट मोड डिजिट्स टू बी रिमूव्ड इज़ 5 दैन द प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज। अगर हमारे पॉइंट के बाद सेकेंड या थर्ड डिजिट के अंदर 5 आ जाएगा तो हम उसको 5 ही लिखेंगे, रिजल्ट के अंदर चेंज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ऑफन व्हाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, द मेथड यूज टू अकम्प्लिश दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी यूनिट्स को चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इस चीज़ को बोला जाता है डायमेंशनल एनालिसिस या फिर फैक्टर लेबल मेथड या फिर यूनिट फैक्टर मेथड। ओके, नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ लॉज हैं कुछ साइंटिस्ट ने दिए हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि जब हम दो केमिकल को मिक्स करते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। 5 बेसिक लॉ है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। जो जब भी दो एलिमेंट्स को, दो केमिकल्स को कंपोज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है नया थर्ड एलिमेंट, तो उसमें ये लॉ वर्क करेंगे। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? दिस लॉ वॉज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवोइसर इन 1789। 1789 में एंटोनी लेवोइसर ने ये रूल दिया था, ये लॉ दिया था। ही परफॉर्म्ड careful experimental studies for combustion reaction and reached to the conclusion that in all physical and chemical changes there is no net change in the mass during the process। इन्होंने क्या बोला, एंटोनी लेवोइसर ने 1789 में इन्होंने कंबशन रिएक्शन करवाई थी कुछ केमिकल्स के ऊपर। देन उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि चाहे कोई फिज़िकल रिएक्शंस हो, फिज़िकल चेंजेस हो या केमिकल चेंजेस हो, कभी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का मास चेंज नहीं होता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट से पहले जो मास है, एक्सपेरिमेंट के बाद भी उन एलिमेंट्स का वही मास रहेगा। Hence, he reached to the conclusion that matter can neither be created nor destroyed। तो इन्होंने क्या बोला कि ना तो मैटर को आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ को क्या बोला गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म्ड द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। इन फैक्ट दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ exact measurement of masses of reactant and product and carefully planned experiment performed by Lavoisier। Lavoisier ने ऐसे नहीं बोल दिया इसको, उन्होंने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कराया है कुछ केमिकल्स के ऊपर, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर। देन उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उनका मास इक्वल होता है, यानी कि ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या है? दिस लॉ वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट।
जोसेफ प्राउस ने ये लॉ दिया था. ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. इन्होंने वेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या बोला कि कोई भी रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही मिक्सअप होते हैं, या उनके अंदर जो भी रिएक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होती है. प्राउस्ट वर्कड विद 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट. 2 सैंपल लिए इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट के, वन ऑफ विच वाज नेचुरल ओरिजिन, एक नेचुरल था और दूसरा क्या था, सिंथेटिक. He found that the composition of element present in it was same for both the sample as shown below. तो जो उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया था, सिंथेटिक और नेचुरल, तो उन्होंने देखा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट जो बना है किससे मिलकर बना है, कॉपर से, कार्बन से और ऑक्सीजन से. तो ये चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो सिंथेटिक हो, दोनों में सेम प्रोपोर्शन यूज हुआ है. Okay, thus he conclude that irrespective of the source, a given compound always contains same element combined together in the same proportion by mass. तो चाहे मास के रेस्पेक्ट में देखें चाहे वेट के रेस्पेक्ट में देखें, तो कोई भी चाहे कंपाउंड नेचुरल बना है चाहे सिंथेटिक बना है, वो बनने में एग्जैक्ट कंपोजिशन यानी एग्जैक्ट रेशियो के अंदर ही मिक्सअप होता है. ओके, इस लॉ को क्या बोला, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803 के अंदर डाल्टन ने ये रूल दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number. इन्होंने क्या बोला कि कोई भी 2 कंपाउंड आप ले लो, जिससे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ऑलवेज वो आपस में एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में एक रेशियो के अंदर ही मिक्सअप होंगे. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्होंने लिया जो वाटर बनता है, ठीक है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ग्राम ही होंगे, ऑक्सीजन के 16 ग्राम ही होंगे, यानी कि 1:2 में ही आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले सकते हो वाटर बनाने के लिए. सिमिलर वे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं. तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन है वो भी कितना होगा, 1:2, यानी कि एक फिक्स्ड मास होगा हाइड्रोजन का, जो एक सिंपल रेशियो जो ऑक्सीजन के मास है उसके साथ रिएक्ट करके आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देगा जो आपका नया प्रोडक्ट बनने वाला है. यानी कि जो जितने भी बनेंगे एलिमेंट वो एक फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट है गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. ये लॉ गे-ल्यूसेक ने दिया था 1808 के अंदर. ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. जब भी गैसेस बनती हैं या उनमें रिएक्शन करवाई जाती है तो वो ऐसा कब करती हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जो उनका वॉल्यूम होता है. गैसेस को किस में कंसिडर किया, वॉल्यूम के अंदर. प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो भी रिएक्शन करवाया, जो भी गैसेस लिए, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा है और पर्टिकुलर प्रेशर उसके ऊपर दिया है. वो रिएक्शन कब करेंगी, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर. 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन किया इन्होंने किसके साथ, 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ. तो रिजल्ट क्या निकला, 100 ml ऑफ वाटर, है ना. दस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ 2:1. तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कैसे मिली है, 2:1 के साथ, जो 1 रेशियो आपको किसको देंगी, वाटर को देंगी. The Gay-Lussac discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume. जो हमने अभी पढ़ा था ना, definite proportion आपस में एक फिक्स रेशियो में मिले हुए होते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम का यूज़ किया, पहले हमने वेट के साथ और मास के साथ पढ़ा था. द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वॉज विद रिस्पेक्ट टू मास. मास के साथ पढ़ा था हमने, अब यहाँ पे किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ. एक्चुअल में ये जो Gay-Lussac हैं वॉज एक्सप्लेन प्रॉपरली बाय द वर्क ऑफ एवोगैड्रो इन 1811. एवोगैड्रो का रूल आप आगे पढ़ेंगे, लॉ आप आगे पढ़ेंगे, तो इनका जो ये Gay-Lussac का लॉ है वो आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा. आगे हम देखें एवोगैड्रो लॉ. इन 1811 एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इन्होंने क्या बोला कि जब गैसेस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आपस में मिक्स होती हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं.
एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स. उन्होंने वॉल्यूम को और फर्दर कैसे क्लासीफाई किया, मॉलिक्यूल्स के अंदर. उन्होंने ये बोला कि वॉल्यूम मतलब हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके एक फिक्स्ड प्रपोर्शन का मॉलिक्यूल नया क्रिएट करते हैं, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम्स. इफ वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, वी सी दैट 2 volumes of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen. इन्होंने क्या बोला कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. इसलिए हमने 100 ml वाटर लिया था और 100 ml हाइड्रोजन लिया था और 50 ml हमने ऑक्सीजन लिया था. इसको आगे फर्दर देखें इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, एक और हमने 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया, नेक्स्ट हमने 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बना. यानी कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ऑक्सीजन फ्री रह गई है, क्योंकि टोटल तो यहाँ पे 150 होना चाहिए ना, 100 + 50 150, बट एक्चुअल में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ओके, so same kind cannot combine molecule of hydrogen or oxygen contain 2 atom did not exist. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कुछ हमारे पास ऑक्सीजन का पार्ट फ्री रह गया है या हाइड्रोजन का पार्ट फ्री रह गया है. यहाँ पे डबल अमाउंट होगा हाइड्रोजन का, तभी वो ऑक्सीजन के सिंगल अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर देगा. After about 50 years in 1860, the first international conference on chemistry was held in Karlsruhe, Germany, to resolve various ideas. इनके जो एवोगैड्रो थे उनके 50 इयर्स के बाद 1860 के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे केमिस्ट्री के और जो आइडियाज़ रिलेटेड थे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ये वॉल्यूम के साथ, उसको और ज़्यादा डिस्कस किया गया था. एट द मीटिंग स्टैनिस्लेव कैनिज़ेरो प्रेजेंटेड अ स्केच ऑफ अ कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसॉफी. इन्होंने क्या दिया था, एक केमिकल फिलोसॉफी का कोर्स दिया था, जिसके अकॉर्डिंग जो एवोगैड्रो का वर्क था उसको रिप्रेजेंट किया गया था. नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटॉमियो dates back to the time of Democritus, a Greek philosopher. It again started emerging as a result of several experiment studies which led to the law of mention above. पहले हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रिटस ने, जो एक ग्रीक फिलोसोफर था 460-370 BC के टाइम पे, उसने ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा कोई भी मैटर एक इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं एटॉमियो. ठीक है, इसको आगे फर्दर डाल्टन ने एक्सप्लेन किया. इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी. डाल्टन ने क्या बोला था केमिकल फिलोसॉफी के ऊपर, उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे. उन्होंने क्या बोला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल एटम. मैटर इनविजिबल एटम से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़. जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब के एटम की एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक मास, वॉल्यूम, जो भी. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास. अलग अलग एलिमेंट का मास भी अलग अलग होता है. कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो. 2 एलिमेंट को मिलाकर आप कंपाउंड बनाते हो, बट वो कंपाउंड कैसे बनेगा, जब आपके एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर होंगे. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम. जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं तो केमिकल्स के बीच में या 2 एलिमेंट्स के बीच में, तो उसकी वजह से एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है. दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो इसमें ना तो एटम क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं. So Dalton theory could explain the law of chemical combination. However, it could not explain the law of gaseous volume. Chemical combination को तो ये express कर रहा है, but law of gaseous volume को ये express नहीं कर रहा है. It could not provide the reason for combining of atom, which was answered later by other scientists. इन्होंने जो gases के अंदर atom का combination था उसको represent नहीं किया, तो ये आगे दूसरे scientists ने represent किया.